ये कहानी है इजिमा हातो की। उसकी क्लास में एक नई लड़की का ट्रांसफर हुआ है जो किसी से भी बात नहीं करती है। वो अकेले बस चुपचाप बैठी रहती है और इसी से कंसर्न होके इजिमा उससे बात करने का ट्राई करता है, जहां उसे पता चलता है कि उस लड़की के चेस्ट पे एक पीसमेकर लगा हुआ है जो उसे बताता है कि अब उसके पास कितनी हार्ट बीट्स बची हुई हैं, यानी कि कितने हार्ट बीट्स के बाद वो मरने वाली है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी मांगा लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आप सबका दिमाग खराब होने वाला है। जी हाँ, इस मांगा का नाम है तोकी दोकी, रिटन बाय कोमी नाओशी। ये एक वन शॉट मांगा है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो शुरू में तो ये एक नॉर्मल सी स्लाइस ऑफ लाइफ मांगास की तरह ही चल रही थी, लेकिन एंड में एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आया जिसे देख के मैं बिल्कुल चौंक गया था। तो इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी है इजिमा हातो की। अभी वो हाई स्कूल में पढ़ता है और उसने हाई स्कूल ज्वाइन करते ही अपने बाल डाई करवा लिए एंड अपने दोस्तों के साथ एक म्यूजिक क्लब बनाया जिसका नाम है लाइट म्यूजिक क्लब, जिसमें इजिमा को मिला के टोटल 4 मेंबर्स हैं। एंड जब वो अपने सेकंड ईयर में गया तब उसकी क्लास में एक नई लड़की का ट्रांसफर होता है जिसका नाम है तकागी हात्सु, जो ना ही किसी से बात करती है ना ही किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। वो बस चुपचाप अकेले बैठी रहती है और उसे ऐसे देख के इजिमा हात्सु में इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही मिस्टीरियस लगती है। वो हरदम उसे ही देखता रहता है कि आखिर ये किसी से बात क्यों नहीं करती है। यहाँ उसकी क्लास में एक र्यूमर फैला हुआ है कि हात्सु को कोई बीमारी है इसीलिए वो ऐसी है। तो ऐसे ही एक दिन जब इजिमा अपने टीचर को ढूंढ रहा होता है तो वो गलती से एक गलत रूम में चला जाता है जहाँ हात्सु कपड़े चेंज कर रही होती है। वो उसे देख के बिल्कुल चौंक जाता है। यहाँ इजिमा नोटिस करता है कि हात्सु के चेस्ट पे कोई डिवाइस लगा हुआ है। ये एक पीस मेकर है एंड यही वो पल था जहाँ से इजिमा और हात्सु के बीच बात शुरू होती है। हात्सु उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोकुहाकु डिजीज के बारे में पता है? तो वो बोलता है हाँ, कुछ साल पहले इस बीमारी से एक सेलिब्रिटी की मौत हुई थी, तब से सब लोग जानते हैं। तो बेसिकली ये कोकुहाकु एक ऐसी डिजीज है, अगर ये बीमारी किसी को हो गई तो उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ हार्ट बीट्स होंगी, यानी कि उनकी हार्ट बीट्स लिमिटेड हो जाएंगी। जितना ज्यादा तेज उनका दिल धड़केगा तो उतनी ही तेजी से उनकी हार्ट बीट खत्म होती जाएगी और वो मर जाएंगे। तो यही सब हात्सु इजिमा को बताती है एंड उसके चेस्ट पे जो पीसमेकर लगा हुआ है उससे वो अपने फोन में देख सकती है कि अभी उसकी कितनी हार्ट बीट्स बची हुई हैं। तो अभी उसके पास 221 मिलियन हार्ट बीट्स बची हुई हैं, यानी कि वो लगभग 6 से 7 साल और जिएगी। और अगर इसी बीच उसका दिल कभी तेजी से धड़कने लगा तो ये टाइम कम हो जाएगा। एंड इसी वजह से वो किसी से भी बात नहीं करती है, किसी भी एडिशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती है, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करती है। क्योंकि मान लो जब हम जिम करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो उस टाइम हमारा दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। एंड इसी वजह से अगर हात्सु अपनी बॉडी को फिजिकल लोड देगी तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगेगा एंड उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेजी से कम होने लगेंगी, जिसकी वजह से वो और भी कम टाइम में यानी कि सिर्फ 4 से 5 साल में भी मर सकती है। तो इसीलिए वो कोई भी एडिशनल एक्टिविटी नहीं करती है। वो ना ही ज्यादा बोलती है और ना ही हंसती है, ताकि वो मिनिमम 6 से 7 साल तक एटलीस्ट जी पाए। ये सब सुन के इजिमा उससे पूछता है कि तुमने ये सब मुझे क्यों बताया? तो वो बोलती है इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम इसे एक सीक्रेट रखोगे, किसी को भी नहीं बताओगे क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। आगे वो बोलती है मैं भी अकेले नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे भी तुम लोगों को देख के तुम्हारे साथ एंजॉय करने का मन करता है, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, जो देखते ही इजिमा पूरे जोश में बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी बची हुई लाइफ एंजॉय करवाऊंगा। एंड ये सुन के हात्सु एकदम चौंक जाती है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे ऐसा कुछ नहीं बोला था। एंड फिर वो डिसाइड करती है कि अब वो अपनी लाइफ को बिल्कुल खुल के एंजॉय करेगी, फिर चाहे उसे फिजिकल एक्टिविटी ही क्यों ना करनी पड़े, फिर चाहे उसका दिल कितनी भी तेजी से धड़के, चाहे अब उसका लाइफ स्पैन 3 से 4 साल कम ही क्यों ना हो जाए, बट अब वो अपनी बची हुई लाइफ को फुल्ली एंजॉय करेगी। एंड फिर क्या, इजिमा उसे अलग अलग जगह घुमाने ले जाता है। सबसे पहले वो दोनों स्विमिंग करने जाते हैं, जहाँ समुद्र को पहली बार देख के हात्सु बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड उसकी धड़कन और भी तेज हो जाती है, बट अब इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इजिमा हात्सु को पहली बार स्माइल करता हुआ देखता है, जिसे देख के वो भी बहुत खुश होता है। एंड फिर स्विमिंग करने के बाद वो लोग रोलर कोस्टर राइड करने जाते हैं, जहाँ हात्सु और इजिमा खूब एंजॉय करते हैं।
एंड अब ऐसे ही डेली इजिमा और हात्सु दोनों साथ में एंजॉय करने लगते हैं। वो हात्सु को उसकी पहली आइसक्रीम खिलाता है, उसे साइकिल पे राइड करवाता है, मतलब कि उसे खूब एंजॉयमेंट करवाता है। एंड यहाँ वो हात्सु के रिएक्शंस को देख के बहुत खुश होता है। और ऐसे ही जब वो एक दिन घूम रहे होते हैं तब इजिमा हात्सु के बालों में गिटार पिक नोटिस करता है। अब गिटार पिक वही होता है जिससे गिटार को बजाया जाता है। तो इजिमा उससे पूछता है कि क्या तुम गिटार बजाती हो? तो वो बोलती है हाँ, मैं जब छोटी थी तब मेरा सपना था कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, तो इसीलिए मैंने गिटार खरीदा था। मैं पहले गाने भी लिखती थी, उन्हें कंपोज करती थी और कभी कभी सिंगिंग भी करती थी। और अब मेरी इस डिजीज की वजह से मैंने अपने उस सपने को पीछे छोड़ दिया है। एंड ये सुनते ही इजिमा बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसका एक म्यूजिक बैंड है, तो वो म्यूजिक में काफी इंटरेस्टेड है। वो बोलता है मुझे तुम्हें गाते हुए सुनना है, जिसपे हात्सु सीधा मना कर देती है, लेकिन फिर इजिमा के बहुत बोलने पर वो मान जाती है। यहाँ वो जैसे ये गिटार लेके गाना शुरू करती है, उसकी आवाज सुन के इजिमा बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गाती है। वो तुरंत अपने म्यूजिक बैंड के सभी मेंबर्स को वहाँ ले आता है एंड हात्सु से एक और बार उनके सामने गाने के लिए बोलता है, जिसपे वो फिर से मना करती है, लेकिन उसके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो फिर से मान जाती है। एंड वो जैसे ही गाना शुरू करती है तो इजिमा के सारे दोस्त बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो सब उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उनके बैंड को ज्वाइन कर ले। इजिमा बोलता है कि अक्टूबर में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, तो तुम हमारे बैंड को ज्वाइन कर लो, हम सब वहाँ परफॉर्म करेंगे जहाँ तुम हमारे बैंड की वोकलिस्ट होगी। एंड उनके काफी रिक्वेस्ट करने पर हात्सु मान जाती है। यहाँ हात्सु एक नया सॉन्ग लिखती है, उसे कंपोज करती है एंड फिर वो सब डेली टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ इजिमा अपने दोस्तों को हात्सु की बीमारी के बारे में बता देता है ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो और वो प्रैक्टिस के बीच बीच में रेस्ट कर सके। तो ऐसे ही वो लोग डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और अब यहाँ हात्सु पहले से बहुत ज्यादा खुश रहने लगी है। वो इजिमा को ये सब करने के लिए शुक्रिया बोलती है। एंड अब फाइनली उनकी परफॉर्मेंस का दिन आ चुका है और क्योंकि हात्सु पहली बार किसी स्टेज पे इतने लोगों के सामने परफॉर्म करेगी तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। यहाँ इजिमा का दोस्त उससे भी बोलता है कि तुम भी खुद को ज्यादा पुश मत करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। एंड तभी हम देखते हैं कि हवा की वजह से हात्सु के बाल में से उसका गिटार पिक नीचे गिर जाता है, तो वो ये सबको बताती है। वो बोलती है मैं अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस पे उसे यूज करने वाली थी, वो मेरे लिए बहुत लकी है। तो ये सुन के इजिमा उससे बोलता है तुम लोग चलो, मैं जल्दी से उसे ढूंढ के लेके आ रहा हूँ। और अभी कुछ ही टाइम में उनकी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। तो वो सब चलने लगते हैं एंड इजिमा उसके गिटार पिक को ढूंढने चला जाता है एंड फाइनली वो उसे मिल भी जाता है। तो वो ये हात्सु को देता है, बट तभी हात्सु देखती है कि ये उसे इजिमा ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ने दिया है। तो वो उससे पूछती है कि इजिमा कहाँ है? तो वो बोलता है इजिमा नहीं आ रहा है, जो सुन के हात्सु को कुछ भी समझ नहीं आता है। तो आगे वो बोलता है कि इजिमा स्टेज पे नहीं चढ़ेगा क्योंकि उसे एंड ये सुन के हात्सु एकदम चौंक जाती है। वो तुरंत इजिमा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है। यहाँ वो अपना फोन निकाल के जैसे ही उसकी तरफ करती है तभी उसे पता चलता है कि इजिमा की अब सिर्फ 1200 हार्ट बीट्स बची हुई हैं। जी हाँ, अपने मेन कैरेक्टर इजिमा हातो को भी वही सेम बीमारी है जो हात्सु को है, बल्कि उसके पास हात्सु से बहुत कम हार्ट बीट्स बची हुई है, सिर्फ 1264। यानी कि अब वो सिर्फ 10 से 15 मिनट ही जिंदा रहेगा। ये देख के हात्सु बिल्कुल रोने लगती है और उसे रोता हुआ देख के इजिमा समझ जाता है कि उसके दोस्त ने हात्सु को उसकी बीमारी के बारे में बता दिया है। वो हात्सु से बोलता है जब मेरे पेरेंट्स को इस बीमारी के बारे में पता लगा तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा है उसे खुल के एंजॉय करो। बट वो ये सब बोलते हुए जरा सा भी खुश नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी भी पेरेंट्स को पता चलेगा कि उनका बच्चा कुछ ही टाइम में मरने वाला है तो कोई कैसे ही खुश रहेगा। यहाँ हात्सु उससे बोलती है कि तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं? तो वो बोलता है अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम खुल के एंजॉय नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैं भी काफी सरप्राइज हो गया था कि तुम्हें भी मेरी ही तरह सेम बीमारी है और फिर मैं तुम्हारे दर्द को समझ पाया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुल के अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय करो। एंड ये सुन के हात्सु उसे फिर से थैंक यू बोलती है। वो बिल्कुल रोने लगती है। इजिमा उससे बोलता है सॉरी, मैं तुम्हें स्टेज पे ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ अकेला आ गया। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि हम जानते ही हैं कि इजिमा के पास अब सिर्फ 10 से 15 मिनट ही बचे
बचे हुए हैं तो वो किसी भी टाइम मर सकता है, इसीलिए वो स्टेज पे नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर वो 20 परफॉर्मेंस में ही मर गया तो हात्सू का वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। एंड ये सुन के हात्सू उससे बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ यही रहूंगी, मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ। बट फिर इजिमा उससे समझाने लगता है कि तुम्हें जाना ही होगा, वरना मेरी ये सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ से तुम्हें गाते हुए सुनूंगा, ये मेरी आखिरी विश है, तो तुम प्लीज चली जाओ। एंड फिर हात्सू मान जाती है, वो वापस से उसके दोस्तों के साथ स्टेज पे पहुंच जाती है। एंड फाइनली वो गाना शुरू करती है, जिसे सुनकर सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि हात्सू की आवाज बहुत ही प्यारी है। एंड यहाँ दूर से इजिमा भी उसे गाते हुए सुन रहा होता है। एंड इसी के साथ एट द एज ऑफ 17 इजिमा हातो की डेथ हो जाती है। एंड आफ्टरवर्ड्स हात्सू भी हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाती है। एंड वो एज अ सॉन्ग राइटर इंडस्ट्री में डेब्यू करती है, और क्योंकि वो काफी अच्छा गाती है तो वो बहुत ही कम टाइम में एक सक्सेसफुल सिंगर बन जाती है। एंड कुछ सालों तक पूरा दिल खोल के सिंगिंग करने के बाद तकागी हात्सू एट द एज ऑफ 21 उसकी भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये वन शॉट मांगा यहीं खत्म होती है। यहाँ उसकी फोटो देख के हम कह सकते हैं कि वो एट द एंड अपनी लाइफ से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थी, और ये सब हो पाया है बस सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वो कोई और नहीं इजिमा है। जी हाँ, क्योंकि उसने ही हात्सू को उसकी बची हुई लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना सिखाया, जैसे कि वो खुद करता था। एंड फिर वो दोनों अपनी बीमारी की वजह से एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरी इन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें। एंड ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।